हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 29 ऑफ अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रोल एंड पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जो कि उसकी भूमिका और शक्तियों से संबंधित है और उन्हीं कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट ऑपरेट्स अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। सेकेंड, it can make recommendations to suspend government funding of institutions including those not complying with the Rights to Education Act 2009. And third, it is an independent body with the authority to make legally binding decisions regarding educational institutions. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जो कि है फर्स्ट और सेकंड, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, The National Commission for Protection of Child Rights is an Indian statutory body established by an Act of Parliament, the Commission for Protection of Child Rights Act 2005. And the Commission works under the aegis of Ministry of Women and Child Development, and this Commission became operational on 5th of March 2007. So NCPCR की बात करें तो it has developed and launched द पोर्टल जिसका नाम है घर, और इसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। तो आप ध्यान रखेंगे, घर जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है एनसीपीसीआर ने, और इसका पर्पस है टू रिस्टोर एंड repatriation of the children, and the Ghar portal has been developed to digitally monitor and track the restoration and repatriation of the children. इसके साथ ही एनसीपीसीआर के जो रेकमेंडेशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is the largest source of foreign direct investment in India according to the report Census on Foreign Liabilities and Assets of Indian Direct Investment Entities for 2023 and 2024 by the Reserve Bank of India? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की 2023-2024 के लिए भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों पर जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मॉरिशस, सिंगापुर या फिर यूनाइटेड किंगडम। आप ध्यान रखेंगे, सेंसस ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटिटीज, ये जो रिपोर्ट है ये जारी किया है आरबीआई ने, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में एफडीआई की सबसे बड़ा स्रोत कंट्री है वो है यूएसए। आप देख सकते हैं, according to the annual census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment entities for 2023 and 24 from the RBI, United States of America continued to be the largest source of FDI in India, followed by Mauritius, Singapore, and United Kingdom. So, as per the RBI census, non-financial companies constituted for approximately 90% of the total FDI equity at face value. And the data from RBI census showed that unlisted entities registered a growth of 17.5% in FDI at market value during the year.
and among the listed entities, the corresponding growth was higher at 29.8%. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the new development bank, consider the following statements. यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एनडीबी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स नेशंस एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन संघाई, चाइना। सेकेंड, it primarily provides funding for projects only within the founding BRICS member countries. And third, the NDB was established during the Fortaleza Declaration at the 6th BRICS Summit. और यहां पर आपको बताना है कि एनडीबी से संबंधित कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक तो फर्स्ट करेक्ट है और दूसरा थर्ड, सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम कॉमनली ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स स्टेट्स, जिनमें शामिल है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। So, according to the agreement on the NDB, the bank shall support public or private projects through loans, guarantees, equity participation, and other financial instruments. Moreover, the NDB shall cooperate with international organizations and other financial entities and provide technical assistance for projects to be supported by the bank. So, NDB की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई, चाइना में। And the first regional office of the NDB is in Johannesburg, South Africa. Then second regional office was established in 2019 in Sao Paulo, Brazil, followed by Gift City, India, जो कि गुजरात में है, and Moscow in Russia. और आपने देखा कि जो NDB है इसको establish किया गया 2014 में during the 6th BRICS Summit in Fortaleza, Brazil. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये अपॉइंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप देख सकते हैं द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज the regulatory body for the securities and commodity market in India under the administrative domain of Ministry of Finance within the Government of India. And it was established on 12th of April 1988 as an executive body and was given statutory powers on 30th of January 1992 through the SEBI Act 1992. So SEBI is managed by its board of members which consist of the following people, जिनमें शामिल है the chairman who is nominated by the Union Government of India, then 2 members from the Union Finance Ministry, 1 member from the Reserve Bank of India, and the remaining 5 members are nominated by the Union Government of India, and out of them at least 3 should be the whole-time members. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institution hosted the Leadership Summit 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संस्थान ने लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की है।
आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी बॉम्बे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो लीडरशिप समिट 2024 को होस्ट किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आप देख सकते हैं IIT Guwahati Center for Career Development hosted the Leadership Summit 2024 focused on grooming young talents. And the two-day event attracted nearly 50 delegates from top companies like Google, NetApp, and Reliance BP. So this initiative highlights IIT Guwahati's commitment to developing younger professionals for the workforce. And the summit served as an important platform for knowledge sharing and networking among industry leaders and students. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Cabinet Committee on Economic Affairs, consider the following statements. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड, द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि CCEA से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। CCEA जो है इस कमेटी को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं सो CCEA इज the cabinet committee that takes decisions on the economic matters of the government, and this committee is chaired by the Prime Minister of India, and cabinet ministers from various ministries are included in this committee. इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक सेक्टर, नेक्स्ट टू रिव्यू द इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन द कंट्री, to review activities related to rural development, then industrial licensing for setting up joint sector undertakings, and to consider issues related to disinvestment, etc. So the CCEA plays a crucial role in shaping India's economic policy landscape and in promoting economic growth and development. So आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके की ये 8 कैबिनेट कमिटीज होती हैं। और अभी हमने कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में यहां पर देखा है। सो ऑल दीज कमिटीज एक्सेप्ट कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड these committees are extra constitutional, या हम ये कह सकते हैं they are not mentioned in the constitution. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।